हेलो एवरीवन, आप सभी को चैलेंजर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैंने जो एक सीरीज चालू किया है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का, जो फर्स्ट चैप्टर है उसका मैंने पार्ट 2 वीडियो दे दिया, पार्ट 1 दे दिया। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि नेशंस बिल्डिंग को होने में क्या क्या इंट्रोडक्शन था उसके बारे में। उसके बाद मैंने उसमें आपको बताया था नेहरू जी का अप्रोच, गांधी जी का अप्रोच, कि नेशन बिल्डिंग होने में नेहरू जी का क्या योगदान था, वाई नेशन बिल्डिंग इज इंपॉर्टेंट, कैसे हुआ, ये सारा चीज मैं पार्ट 1 में दिया। उसके बाद आपका पार्ट 2 में मैंने इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन बताया, इंडिया को कैसे पार्टीशन किया गया, माउंट बेटन प्लान बताया, 3 जून बताया, ट्रिस्ट ऑफ डेस्टिनी बताया। इन सारे चीज को मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर कर दिए हैं। अब अगला हमारा जो फेज स्टार्ट होता है, ये हमारा लास्ट वीडियो होगा चैप्टर 1 का थर्ड पार्ट, वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, यानी कि रियासतों का एकीकरण। जो हमारा 565 प्रिंसली स्टेट था, इसको कैसे हम 5-6 प्रिंसली स्टेट को मिलाकर एक प्रिंसली स्टेट बनाए, तो इसको इंटीग्रेट कैसे किए, इसमें किनका रोल रहा, किसने इसको सबसे ज्यादा बढ़िया से स्ट्रक्चर किया, इन सब चीजों को हम आज इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट में देखेंगे कि आखिर प्रिंसली स्टेट क्या था। पहले जानना आपको यह जरूरी है कि सर प्रिंसली स्टेट क्या था, रियासत क्या थे। तो आपको पता होना चाहिए कि जिस समय हमारे देश में ब्रिटिश शासन कर रहे थे, उस समय राजा भी हमारे देश में थे। उस समय हमारे देश में कौन थे? किंग भी थे। जो ब्रिटिश को आने से पहले कई जो प्रांतों के राजा थे, उनको ब्रिटिश ने हटाया नहीं, उनको भगाया नहीं, लेकिन उनसे एक बहुत मात्रा में हाई जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। उन पे अत्याचार तो करते थे, लेकिन उनको भी कुछ कुछ अधिकार दिए हुए थे। उन पे वो डायरेक्ट शासन नहीं करते थे, उन पे वो डायरेक्ट अपना पुलिस नहीं भेजते थे। उनका बस जो 565 हमारा प्रिंसली स्टेट था, ये जो 565 जो प्रिंसली स्टेट था हमारा, उससे ब्रिटिश क्या करते थे? सिर्फ और सिर्फ लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे। क्या करते थे? टैक्स लेते थे। उससे क्या करते थे? फिर लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। तो प्रिंसली स्टेट का एकीकरण क्यों होना जरूरी था? तो स्टूडेंट्स, प्रिंसली स्टेट का एकीकरण, इंटीग्रेशन होना इसलिए जरूरी था क्योंकि देश बहुत डाइवर्स में बटा हुआ था। पता नहीं चल रहा था कि यहाँ का शासन वहां कैसे होगा। और आपको पॉलिटी में आप पढ़िएगा एक चीज और, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, इंडिया इज यूनियन। यह क्या है? भारत राज्यों का संघ है। हमारा फर्स्ट आर्टिकल क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। तो कैसे उस संघ को बनाया गया था, इसके बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग कि हमारा देश का इंटीग्रेशन कैसे हुआ। तो आप लोग को पता होगा कि देश को इंटीग्रेशन करने में सबसे अहम रोल किनका था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का था। किनका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का था। इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया किनको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये माइंड से तो ये बंदा उतना ही मजबूत थे जितना शरीर से मजबूत थे। तो आज आप लोग भी मॉडर्न युग के स्टूडेंट हैं, मॉडर्न युग के बच्चे हैं। आज आपको भी दोनों तरफ से सशक्त होना है। यदि आप चाहते हैं कि हमारा गोल एम अचीव हो, आप चाहते हैं कि इस पृथ्वी पे हम एक सक्सेस की राह की ओर बढ़ें, तो आपको भी दोनों तरफ से डेवलप होना जरूरी होगा, माइंड से भी और हेल्थ से भी। यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा गया था। एक चीज आपको जानना जरूरी था। उसके बाद आप देखिएगा कि यह जो प्रिंसली स्टेट था, इसका उन्होंने एकीकरण कैसे किया, आखिर उनकी क्या मेहनत थी इसमें। कई प्रकार के प्रिंसली स्टेट थे, कई ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जो भारत में आना नहीं चाहते थे। कई प्रिंसली स्टेट ऐसे थे जो जैसे वो सुने कि भारत आजाद हो गया, उनका फेवर बन गया, उनका माइंड सेट हो गया कि हम किसकी ओर जाएंगे? तो जाएंगे भारत की ओर। तो इन सारे जो प्रॉब्लम है, किस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल उसको सोल्व करते हैं। हैदराबाद के जो राजा थे, जम्मू कश्मीर के हरि सिंह, इन सबको उन्होंने कैसे मनाया, नहीं माने तो किस तरह से हथियार का भी प्रयोग किया,
लेकिन एक माइंड के साथ किया, क्योंकि आपने पहले पढ़ चुका कि इंडिया इज अ डेमोक्रेसी कंट्री। इंडिया क्या है, भारत क्या है, लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतांत्रिक में क्या आप लोगों के ऊपर अत्याचार करेंगे, नहीं, लेकिन एक माइंडसेट के साथ इन्होंने भारत को इंटीग्रेट किया, एकीकरण करने में इनका अहम रोल है। यदि आपसे पूछेगा कि प्रिंसली स्टेट को एकीकरण करने में किनका सबसे ज्यादा अहम रोल था, इंटीग्रेशन करने में कौन सबसे ज्यादा अहम रोल प्ले किए, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल किए। और भी लीडर थे, लेकिन इन्हीं का माइंड गेम इसमें काम आता था। सुनिएगा ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रिंसली स्टेट क्या था, कैसे भारत एकीकरण हुआ, कैसे 565 से हमारा राज्य 28, 29 बना, ये सारा फेज आप लोग पढ़िएगा। कहता है कि ब्रिटिश इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड इंडिजिनियस प्रिंसली स्टेट। इसका अर्थ है कि ब्रिटिश भारत का विभाजन ब्रिटिश भारतीय प्रांत और रियासतों में हुआ था। तो हम आपको बता दिए कि जब देश आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले भारत में किस प्रकार से शासन होता था, दो, एक पहलू के दो सिक्के, उछाले तो हेड, उछाले तो टेल, लेकिन आएगा तो कोई एक, यानी लीडिंग में रहेंगे हम, लेकिन नाम को आपको भी दे रखे हैं कि शासन 565 पे कौन कर रहा है, तो राजा कर रहा है। लेकिन राजा को अधिकार देंगे तब ना, राजा के पास आप कुछ पैसा छोड़ेंगे तब ना वो देश को विकास करेगा। आप तो सारा टैक्स इससे कलेक्ट कर लेते थे, सारा टैक्स आप इससे चूस लेते थे, इतना ज्यादा टैक्स लेते थे कि यह भी 565 जो राजा थे, यह भी अपने जनता के ऊपर अत्याचार की घड़ी पे घड़ी लागू किए हुए था। तो रियासतों का एकीकरण हुआ। फिर कहता है कि द ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस वेयर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। कहता है कि जो ब्रिटिश इंडिया का जो दो मैंने बताया कि एक था भारत राज्यों का जो प्रिंसली स्टेट थे, और एक ब्रिटिश। तो ब्रिटिश का जो कर रहे थे उनका कंट्रोल किसके द्वारा था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के था। तो कहता है ब्रिटिश भारतीय प्रांत ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में था। फिर कहता है ऑन द अदर साइड देयर वेयर प्रिंसली स्टेट हुज एडमिनिस्ट्रेशन वाज द हैंड ऑफ द किंग। कहता वहां का जो राजकाज था वो किसके हाथ में दे दिया गया था, किंग के हाथ में दे दिया, लेकिन वह किस लिए, सिर्फ शो अप के लिए, सिर्फ नाम के लिए। इनके हाथ में कुछ था नहीं, सिर्फ इनको खंभा बना दिया गया था कि आप खंभा बन के राज करो, लेकिन हम जो कहें वही करो। यदि, और जाहिर सी बात है करना पड़ता था, यदि इसके ऊपर टैक्स बढ़ा देगा, बोलेगा कि नहीं तुम जो एग्रीकल्चर टैक्स हमको 15% देता था वो हमको 20% दो, तो ये कहां से, अपने घर से देता था किंग लोग, नहीं, ये जो हमारे पीजेंट लोग थे, फार्मर जो थे, स्मॉल ट्रेडर्स थे, उस पे अपना लगाम कसता था, उस पे ट्रेड टैक्स बढ़ा देता था, एग्रीकल्चर टैक्स बढ़ा देता था। तो लोगों को तो समस्या का सामना करना ही पड़ रहा था, चाहे वो प्रिंसली स्टेट के लोग हों या ब्रिटिश प्रोविंस के लोग, सामना तो करना पड़ रहा था। तो ये आपका एक बैकग्राउंड है कि आखिर जो प्रिंसली स्टेट और इंडियन प्रोविंसेस का कॉन्सेप्ट क्या था। आगे आप लोग देखिएगा इसमें कि the British Indian provinces were under the control of British government. On the other side, there were princely state whose administration was in the hand of king. बता दिए। उसके बाद क्या है, the total number of these princely states was 562 या 565 with very large princely state such as Hyderabad, मैसूर, कश्मीर एज वेल एज जूनागढ़। ये जो 3-4 प्रिंसली स्टेट थे ये बड़ा थे। तो कहता है कि द टोटल नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, याद रखिएगा कहीं कहीं आपको यदि ऑब्जेक्टिव में 562 दिया हो तो उसको टिक आउट कर दीजिए, लेकिन यदि 562 और 565 है तो आप 565 ही डिटरमाइन कीजिएगा। नहीं है यदि 565 तो आप क्या टिक आउट करेंगे, 562। ठीक है। कुछ लार्ज बताया मैंने, हैदराबाद, उसके बाद कई प्रिंसली स्टेट मीडियम साइज के थे। ये साइज पॉपुलेशन पे डिपेंड कर रहा था। मीडियम लेवल प्रिंसली स्टेट सच एज ग्वालियर, जोधपुर, जयपुर, भोपाल, बड़ोदरा, ईटीसी।
मध्यम स्तर की रियासतें जैसे ग्वालियर, जोधपुर, जयपुर, भोपाल और बड़ोदरा। देयर वेर वेरी स्मॉल स्टेट्स लाइक रामपुर, टर्डी, टोनक, बकान, हिल, etc। कुछ बहुत छोटे रियासतें से जैसे रामपुर, टेढ़ी, डोंग, बांका, पहाड़। आप याद रखिएगा कि बिग प्रिंसली स्टेट में कौन आता है? हैदराबाद। उससे थोड़ा मीडियम में कौन आता है? ग्वालियर। 2-3 नाम आप याद इसमें से कर लीजिएगा। और सबसे स्मॉल में रामपुर, टेढ़ी और टोंक। ये 3-4 आप तीनों से याद कर लीजिएगा कि सबसे बिग प्रिंसली स्टेट कौन था? तो जम्मू कश्मीर, हैदराबाद। मीडियम में कौन था? ग्वालियर, जोधपुर याद कर लीजिएगा। और स्मॉल में कौन था? रामपुर और टेढ़ी। फिर कहता है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ऑन थर्ड ऑफ द लैंड वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस स्टेट। ब्रिटिश शासनकाल के समय भूमि का 1/3 हिस्सा इन राज्यों के नियंत्रण में था। मतलब कि ब्रिटिश राज्य के समय में देश का 3 भाग किसके अंडर में था? राजा के हाथ में था। देखिएगा कि ब्रिटिश किस तरह से माइंड गेम खेलता था उस समय भी। कहने को कह देता था कि मैं इंडिया में क्या हूं, मैं तो इंडिया के लिए कुछ नहीं हूं, मैं इंडिया में तो कुछ है ही नहीं, मेरे लिए तो इंडिया कुछ है ही नहीं। लेकिन वो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट वार करता था, इनडायरेक्ट रूल करता था। और उस रूल में शामिल कौन थे? राजा लोग थे। फिर कहता है कि अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट दीज स्टेट वेर फ्री टू मर्ज विथ इंडिया और पाकिस्तान वुड रिमेन्स इंडिपेंडेंट देम्सेल्व्स। लेकिन ये ब्रिटिश लोग बड़ा चुट्टा किस्म का आदमी था भाई। इसने जाते जाते एक और काम कर दिया। इसने यह भी कह दिया कि देखो भैया, जो प्रिंसली स्टेट हो, जो देसी रियासत हो, उसको भी एक राइट्स दो। आजादी तो हम दे रहे हैं, लेकिन तुम उसको भी एक राइट्स दो। किस प्रकार राइट्स दो? तो राइट्स यह दो कि उसके अपने मन के मुताबिक कहो। यदि कोई राजा चाहता है कि इंडिया में रहे तो रहो, यदि कोई चाहता है कि नहीं मैं पाकिस्तान में जाऊं तो उसको पाकिस्तान जाने की इजाजत दो। यह काम किसने किया? ब्रिटिश किया। अब देखिए आप इससे क्या कठिनाइयां आ जाएगा, क्या प्रॉब्लम आ जाएगा कि कई ऐसे जो प्रिंसली स्टेट थे वो हिंदू बहुल थे, मेजोरिटी ऑफ हिंदू था वहां। कई ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जो मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम था। तो आपको लग रहा होगा ना कि, और उसमें दूसरी बात कि कई ऐसे जो मेजोरिटी ऑफ स्टेट प्रिंसली स्टेट थे वहां के राजा मुस्लिम थे, कई ऐसे थे वहां के राजा हिंदू थे। अब जो मुस्लिम थे और वहां की जनता हिंदू है, वो क्या पाकिस्तान जाना चाहेगी? नहीं जाना चाहेगी। और जो हिंदू थे उसके वहां के जो प्रजा थे वो मुस्लिम लोग थे, तो चाहेंगे कि इंडिया में मिला दे, तो क्या जाना चाहेगी? तो इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट भी सामने आया। तो आपको पता चल रहा होगा कि एक इंडिया को बिल्डअप होने में, नेशन को बिल्डिंग होने में पार्टीशन प्रॉब्लम आया। उसके बाद अब एक इंटीग्रेशन प्रॉब्लम भी आया, देशी रियासतों का एकीकरण करने में भी प्रॉब्लम हुआ। उसके बाद आप देखेंगे कि क्या आया? अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट दीज स्टेट्स वेर फ्री टू मर्ज विथ इंडिया, पाकिस्तान कुड रिमेन इंडिपेंडेंट देम सेल्फ। कहता है कि ब्रिटिश शासन सरकार के अनुसार ये राज्य भारत या पाकिस्तान में विलय के लिए स्वतंत्र थे या खुद स्वतंत्र रह सकते थे। यानी इनको इंडिपेंडेंस दे दिया गया था कि आप चाहे तो आप खुद रह सकते हैं, आप अकेले भी अपना एक राज्य बना सकते हैं। क्या यह संभव था? फिर तो वही कालक्रम दोहराना चाह रहे थे ना ब्रिटिश हमारे। ब्रिटिश गए तो, लेकिन हमें बर्बाद कर दिया भाई। बर्बाद किस प्रोसेस से किया? आपने देखा कि हमारा देश को जाते समय मेरे देश में उन्होंने रिसोर्सेस नहीं छोड़ा, हमारे देश को पार्टीशन कर दिया। और उसके साथ साथ जो प्रिंसली स्टेट थे उनको भी कई प्रकार का अधिकार देके जा रहा है। कह रहा है कि यदि आप फ्री रहना चाहते हैं तो आप फ्री रहें। तो क्या एक देश के अंदर 2 शासक चलाएगा? हमारा देश इस चीज को फॉलो नहीं करना चाह रहा था। उसके बाद आप देख रहे हैं कि द प्रॉब्लम स्टार्टेड व्हेन द रूलर ऑफ ट्रैवनकोर डिक्लेयर हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट एंड द निजाम ऑफ हैदराबाद एंड नवाब ऑफ भोपाल है सिमिलर। समय की शुरुआत तब हुई जब ट्रैवनकोर के शासक ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और हैदराबाद के निजाम और भोपाल के नवाब कैसे ही विचार थे। इसका मतलब भारत का कई नए राज्यों विभाजन होना था। दिस मीन दैट द पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू सेवरल न्यू स्टेट। कहने का अर्थ यह हुआ कि इसने कहा जैसे ही तो कई जो प्रिंसली स्टेट, बिग प्रिंसली स्टेट थे, उन्होंने कहा कि मैं किसी में विलय नहीं होऊंगा, मैं किसी की ओर
नहीं जाऊंगा, मैं खुद इंडिपेंडेंट रहूंगा। उसके बाद ये सारा हमारा क्या है, प्रॉब्लम है। क्या है, प्रॉब्लम है। फिर कहता है कि हाउ टू इंटीग्रेट प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया, भारत के रियासतों को कैसे एकीकृत किया जाए। तो एकीकृत करने में आपको बताए हम कि लीडिंग रोल किनका था, किनका था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का था। टू टूल्स वेयर एडॉप्टेड फॉर इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। भाई आपको पता है कि कोई चीज ऑटोमेटिक नहीं होता है, तो उसके लिए कुछ औजार अपनाया जाता है। तो हमारे देश को भी इंटीग्रेशन करने में टू टूल्स का उपयोग किया गया। कौन सा वे टू टूल्स थे, तो दीज इंस्ट्रूमेंट्स वेयर इंस्ट्रक्टेड फॉर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशंस एंड स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। कहा गया कि देखो, एक हम पत्र भेजेंगे सबके पास। इंडिया कहा कि हम एक पत्र सबके पास भेजेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का पॉइंट ऑफ व्यू था कि एक हम पत्र सबके पास भेजेंगे और उस पत्र पे लिखा रहेगा कि आपको इंडिया में वेलकम है, आप इंडिया के साथ जुड़िए, इंडिया के डेमोक्रेसी को आप निखार लाने में सहयोग कीजिए। और दूसरा था कि यदि आप उससे नहीं होते हैं तो आप हमें एक टाइम दीजिए कि हाँ, हम इस टाइम के बाद आपके साथ आ जाएंगे। आप यदि उस टाइम से यदि आप फिर बिखरते हैं, तब मैं आपके साथ फिर एक कदम उठाऊंगा। वो कदम आप देखिएगा कि किस तरह से हैदराबाद जम्मू कश्मीर का घटना हुआ, पुलिस एक्ट आया, पुलिस हैदराबाद पोलो पुलिस आया, कई प्रकार की समस्या देखिएगा, आप पढ़िएगा इसमें। तो वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं। टू टूल्स वेयर एडॉप्टेड, फर्स्ट वन याद रखिएगा इसको कि जो टू टूल्स था वो किस प्रकार का था। पहला था हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन एंड अनदर वन इज स्टील एग्रीमेंट, स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। ये उपकरण थे विकल्प पत्र और ठोस समझौते। विकल्प पत्र था कि सीधा भैया हम गए, मान लिए कि हाँ मैं आ जाऊंगा सरदार जी आपके में, सरदार वल्लभ भाई पटेल जाते थे प्रिंसली स्टेट के पास और लेकर कहते थे कि लो भैया यह इस पे साइन करो, पढ़ो। को जो प्रिंसली स्टेट थे जो अपना आप आना चाहते थे वे साइन कर देते थे, और जो नहीं करते थे उनके लिए एक क्या हथियार था, स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। इसमें उनसे टाइम लिया जाता था। आगे देखिएगा क्या है, स्टैंड स्टील एग्रीमेंट मीन्स नेगोटिएटिंग टूल्स। ठोस समझौता का अर्थ होता है बर्ता के साथ, यानी बर्ता का अर्थ ही होता है आप जब किसी से टॉकिंग करते हैं तो एक टाइम लग जाता है। आप बातचीत से मान जाइए, मैं आपके ऊपर कोई भी बल प्रयोग नहीं करूंगा, आप टाइम ले लीजिए। कहने को होता है ना कि हाँ किसी काम एक दिन में नहीं होगा भैया, हम 2 दिन में कर देंगे, 3 दिन में कर देंगे, तो आप एक टाइम हमसे ले लीजिए। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन क्या था कि आप एकदम विलय पत्र पे आए, बस कोई ताम झाम नहीं, उतना डायरेक्ट साइन किया और चले गए। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एग्री टू हिज किंगडम टू इंडिपेंड इंडिया एंड टू ग्रेटिंग इंडिया कंट्रोल ओवर स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का अर्थ रियासत के शासक ने प्रश्नों के लिए स्वतंत्र भारत में अपने राज्य की पहुंच के लिए सहमति व्यक्त की और निर्दिष्ट विषय पर भारत की नियंत्रण प्रदान करने के लिए साइन किया। ये था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। दूसरा था हमारा स्टैंड स्टील एग्रीमेंट, जिसमें क्या था, वार्ता के साथ यानी बातचीत के साथ में आप लोग को बताएंगे कि बातचीत किस प्रकार से हुआ, और जब बातचीत से नहीं माने तो उनके ऊपर किस प्रकार से ठोस कदम उठाया गया। सरदार वल्लभ भाई प्ले द वाइटल रोल टू इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक वाइटल रोल था। वाइटल रोल यानी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन किए रियासत को एकीकरण करने में, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल किए। रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अहम भूमिका, उनके साथ साथ बीपी मेनन भी इनके हेल्पर थे, हेल्प करते थे। तो आपको ये भी पता होगा कि बीपी मेनन कौन थे, तो बीपी मेनन सरदार वल्लभ भाई पटेल का दोस्त थे। बीपी मेनन was the foreign secretary of independent India. Apart from this, he helped to सरदार पटेल, यानी कि बीपी मेनन भी स्वतंत्र भारत के विदेश सचिव थे, जिसके अलावा वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को मदद किए थे। किस चीज में किए थे, तो इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट। इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट में कौन मदद किए थे, वो। तो आप
इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट से आप दो चीज आपको पता हो जाना चाहिए था, स्टैंड स्टील एग्रीमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यानी कि विलय पत्र के लिए आपको भेजा गया, आप साइन कर दिए, हो गया। एक स्टैंड स्टील एग्रीमेंट हुआ, उसमें था कि आप वार्ता के साथ हमारे साथ एकीकरण हुए। अब आता है फेज हमारा कि एकीकरण आखिर हुआ कौन कौन, कैसे हुआ, एकीकरण क्या था। तो सबसे पहले आता है एसेशन ऑफ जुन्नागढ़, जुन्नागढ़ का प्रवेश, कि जुन्नागढ़ कैसे एसेशन हुआ। तो जुन्नागढ़ पता है आपको कहाँ है, राजस्थान, सॉरी गुजरात में था, ठीक है। देख रहे हैं मैप हमारा, ये रहा हमारा जुन्नागढ़, ठीक है, जुन्नागढ़ एरिया। इसका जो एसेशन हुआ, इसके जो राजा थे वो फेवर में नहीं थे, पहले फेवर में नहीं थे। देखिए इसके बारे में क्या है, अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि एक्सेशन ऑफ जुन्नागढ़ क्या था, उसके बाद बताऊंगा एसेशन ऑफ हैदराबाद, उसके बाद बताऊंगा एसेशन ऑफ कश्मीर। ये तीन मेजर आप लोग को 12th में पढ़ना है। कौन कौन, जुन्नागढ़, जुन्नागढ़ पढ़ना है, दूसरा हैदराबाद पढ़ना है, और तीसरा कश्मीर पढ़ना है, जम्मू एंड कश्मीर। जुन्नागढ़, हैदराबाद, कश्मीर। कश्मीर के राजा कौन थे, हरि सिंह। तो आपको पता है, चल गया होगा कि यह हुए हिंदू, यह थे हिंदू राजा। हैदराबाद के जो राजा थे यह थे मुस्लिम, यह क्या थे, मुस्लिम। जुन्नागढ़ के जो राजा थे यह थे हिंदू। अब देखिए क्या दिक्कत हुआ। तो कश्मीर के जो राजा हरि सिंह हिंदू थे, तो क्या यह चाहेंगे कि हमारा जो प्रांत है वो पाकिस्तान में जाए? क्या हिंदू राजा चाहेगा कि हम किसी पाकिस्तान देश में चले जाएं? नहीं चाहेंगे। और हैदराबाद के जो राजा थे वो थे मुस्लिम, तो क्या यह चाहेंगे कि इंडिया में आ जाए? और दूसरी बात सुनिए कि जम्मू कश्मीर था, वहां का पॉपुलेशन क्या था, मुस्लिम। सेकंड हैदराबाद था, उसका पॉपुलेशन क्या था, हिंदू। तो अगला वीडियो मैं आपको लोग के लिए लेकर आऊंगा जिसमें बताएंगे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर एंड जुन्नागढ़, ये तीन का एक्सेशन बताएंगे आपको। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। गुड डे, टेक केयर।